जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन जी को आज सुनेंगे, सवाल तो पूछेंगे। मैं रवि नीरज और हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्री हर्षवर्धन जी हैं। और बिहार और जदयू का जब चर्चा होता है तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग खुद व खुद सामने आ जाता है। और जब से ललन जी अध्यक्ष बने हैं, जब मीडिया उनसे बात करती है तो विशेष राज्य का दर्जा की मांग मुखर होकर सबसे पहले वही रखते हैं। क्यों इतना जदयू की सरकार और जदयू की पार्टी ये चाहती है कि विशेष राज्य दर्जा बिहार को मिले? देखिए, मांग तो जदयू के पार्टी का नहीं सिर्फ बोलिएगा, ये जन की मांग है, बिहार के हर लोगों की मांग है कि हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके कारण है जी, उसके कारण ये है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का, जब झारखंड हम लोगों से अलग हुआ तो सारे माइंस, मिनरल्स, पहाड़ जिसको बोलते हैं, सारे चीज़ जो काम की चीज़ थे चले गए। हम लोगों के पास सिर्फ खेती रह गई। और हमारे यहाँ देश के सबसे स्किल्ड लोग होते हैं, सबसे समझदार लोग पूरे देश में काम करते हैं। हमारे यहाँ ग्रोथ जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। गरीबी, सबसे डेंस पॉपुलेशन अगर कहीं है तो बिहार में है। बिहार में इतना पॉपुलेशन के कारण इतना प्रेशर है कि अगर, और बाहर के लोग हमारे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। बाहर का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई काम करना नहीं चाहता। यहाँ तक कि हमारे बिहार के भी इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको सुविधाएं मिल जा रही हैं। अगर बिहार को स्पेशल स्टेट मिल जाएगा तो बिहार अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। और एक बार अपनी ताकत में अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो वो बिहार के अग्रणी जो हमारे राज्य हैं उसके बीच में आके खड़ा हो जाएगा। आर्थिक से, सामाजिक, सब चीज़ से हमारे यहाँ बिहार को बहुत पीछे देखा जा रहा है सिर्फ इसलिए। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बिहार को मिलना चाहिए। और आदरणीय ललन सिंह जी का मांग बहुत जेन्युइन है। मांग आदरणीय ललन सिंह जी का सिर्फ नहीं है, हमारी ज़रूरत है। आदरणीय ललन सिंह जी बोलते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, हमारे प्रदेश को ज़रूरत है, हमारा प्रदेश कमज़ोर है, उसको मदद करिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं उसमें एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर हम मानक एक बना के रखा है इन लोगों ने, जिस पे बिहार को कहते हैं कि नहीं फिट होता है, जबकि रघुराजन कमेटी ने कहा है कि बिहार उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसको कभी इन लोगों ने उलट के देखा भी नहीं है। कमेटी बनाई, उनका रिपोर्ट को बंद करके रखा, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अगर उसको निकाल के देखें तो हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि अगर आपका मानक, बहुत चीज़ों में मैं नहीं फिट बैठता हूँ, तो अगर कोई कमज़ोर बच्चा हो तो उसको मजबूत करना चाहिए किसी भी तरीके से। तो आप मुझे एक टाइम बाउंड जिसमें बिहार आगे बढ़ सके उसको दीजिए। उसके लिए तो कोई मानक की ज़रूरत नहीं है, तो स्पेशल अरेंजमेंट पे किया जा सकता है। बिहार को और बिहार जैसे एक आध और स्टेट जो बहुत कमज़ोर हैं उन सबों को टाइम आउट करके एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और बिहार के सारे जो प्रदेश हैं जिसके सामने, उसमें आके ऊपर स्तर पे जो प्रदेश हैं उस पर आके खड़े हो सकें। कहने का मतलब है कि विशेष राज्य दर्जा की जो मांग है उसको आप समय बाउंड के अंदर बांधना चाहते हैं? नहीं, मैं बांधना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये इस मानक पे नहीं पूरा हो सकता है तो अगर एक टाइम बाउंड भी दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा, एक अच्छे ठीक समय के लिए, जिसमें हमारा प्रदेश आगे बढ़कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इतने दिनों के लिए भी दिया जाता है, तो इसके लिए तो किसी मानक की जरूरत नहीं है। तो इसको स्पेशल अरेंजमेंट करके किया जा सकता है। इतना तो लोकसभा को पावर है, इतना तो भारत सरकार को पावर है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि मैं बिहार के लिए ध्यान देना चाहता हूँ, बिहार को ताकत देना चाहता हूँ, बिहार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसी रास्ते का एक ये तरीका है कि वो उसको विशेष राज्य का दर्जा का दें, जिससे कि हमारा बिहार आगे बढ़ सके। विशेष राज्य का दर्जा जो कि समय 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक समय बाउंड, और दूसरा विशेष पैकेज देने की अपेक्षा एक निर्धारित समय के लिए विशेष राज्य का दर्जा देकर बिहार को पलायन से, बिहार को रोजगार देने का काम करे। और इससे बिहार के लोग जिस ढंग से लगातार पलायन करते हैं वो कहीं न कहीं प्रतिभा बिहार में रुक पाएगा।
यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, अगर मान लीजिए 20-21 साल के लिए भी दिया जाता है तो इंडस्ट्रिस्ट वहाँ जा सकते हैं, 10-10 साल के जो सुविधाएं होती हैं उसको ले सकते हैं और काम आगे कर सकते हैं। किसी कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो वो चाहेगा कि उसके पैसे रिटर्न हो और वहाँ से, क्योंकि हमारे पास कोई मिनरल्स और माइंस तो है नहीं, और हम जो भी चीज़ अगर करते हैं, प्रोडक्ट को ले आते हैं, तो हमारे पास फ्रेट में इतना पैसा खर्चा हो जाए, दूसरे स्टेट में भेजना, दूसरे स्टेट में इंडस्ट्री में भेजना, कि हमारा वायबल नहीं होता है। तो हमारे प्रदेश का कोई भी चीज़ या हम उसको प्रोडक्ट निकालते हैं या कोई चीज़ की ज़रूरत, वो वायबल ही नहीं होता है। तो हमारा तो अगर ज़रूरत भी है तो खेत में अगर हम अनाज उड़ाते हैं और मान लीजिए उसको हम देना चाहते हैं कुछ बना के, जिसको कि तो हमारे प्रदेश में उसका कारखाना नहीं है, तो कारखाना नहीं है तो हम यहाँ से अगर दूसरे प्रदेश में भेजते हैं तो इतना महंगा होता है। और अगर हम भेजते भी हैं, हमारे यहाँ कोई समंदर है नहीं, तो अगर हम भेजते भी हैं तो हमको सी पोर्ट पर भेजना पड़ता है। सी पोर्ट इतना महंगा है, इतना महंगा हो जाता है कि वायबिलिटी नहीं बचती है हमारे चीज़ों की, हमारे सामान की। तो हमारा सामान बिकता नहीं है। इसलिए प्रदेश में सब कुछ होते हुए, स्किल्ड लोग होते हुए, काम करने वाले लोग होते हुए, चाह आगे बढ़ने की है, पढ़ाई लिखाई वाले लोग होते हुए भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? बिहार के लोगों को दूसरे राज्य या दूसरे देश पसंद है या मजबूरी बस जाते हैं बिहार छोड़कर? मजबूरी बस, कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है। हम और आप, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है। अगर उसके घर में उसको रोजगार मिले, उसको काम मिले, उसको पैसे मिले, तो क्यों जाके दूसरे प्रदेश में, देश के दूसरे कोने में जाकर काम करेगा। लोगों को हमेशा अपना परिवार, अपना माँ बाप, भाई बहन के साथ रहना अच्छा लगता है, और अगर वहीं पे काम मिल जाए तो लोग तो थोड़े कम पैसे में भी वहाँ काम करने को तैयार होते हैं कि हमारे प्रदेश में हमको काम मिला तो हम काम करना चाहते हैं। लगातार 15 सालों से 16 सालों से जदयू की सरकार है और कहीं न कहीं आप एनडीए के साथ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में आप इनके साथ रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं, या उनकी मजबूरियां हैं कि बिहार को विशेष पैकेज की बात तो करते हैं लेकिन दर्जा के रूप में बिहार को उठाने में पीछे हट रहे हैं? देखिए, बिहार को विशेष पैकेज जब प्लानिंग कमीशन था, वो जब बंटवारा हुआ तभी 1000 करोड़ का हर साल दिया जाता था। जब से नीति आयोग बना, वो प्लानिंग कमीशन वाला 1000 करोड़ भी हर साल बिहार को मिलना बंद हो गया। तो बिहार के तो प्रगति में ही बहुत दिक्कत हो गई। आप वो पैसा भी अगर नहीं दीजिएगा, हमको विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दीजिएगा, तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा कैसे? बिहार भी तो देश का वो पार्ट है। और सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अगर शरीर का सारा अंग काम ना करे तो आपका शरीर विकलांग कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा देश मजबूत हो, और आपका डिमांड भी है, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कहा है, तो अगर आप पूरे प्रदेश को एक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो जो 2-3 कमज़ोर प्रदेश बच गए हैं उसको किसी भी तरह से, चाहे आपके मानक में पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन उन कमज़ोर प्रदेशों को आपको कुछ स्पेशल करके, कुछ विशेष परिस्थिति लाके उनको मजबूत करना होगा। उसको मजबूत करने के लिए वो 2-3 प्रदेशों को, एक मैं तो कहता हूँ कि एक आप नहीं तो आप ट्रायल बेसिस पे टाइम बाउंड 21 साल के लिए तीनों को दे दीजिए, 2-3 जो भी हैं उनको दीजिए, और देखिए वो आगे बढ़ते हैं कि नहीं। वो आगे बढ़ेंगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, फिर आप खत्म कर दीजिए। कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड होगा, नया ऑप्शन होगा, और टाइम बाउंड होने से क्या होगा कि एक प्रेशर होगा स्टेट सरकार पे, वो जल्दी से जल्दी काम को करना चाहेंगे। हाँ, काम करना एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि जो भी प्रदेश कमज़ोर हो जाए उसको सेंट्रल को चाहिए कि उसको मजबूत करे। और मजबूत करने का मुझे लगता है एक नया तरीका होगा कि उसको कितने दिनों में वो मजबूत हो सकता है, उसका एक एनालिसिस करके उसको टाइम आउट दे दिया जाए, वो फिर मजबूत हो जाएगा। तो आप फिर ठीक है, वो प्रगति में उसकी प्रगति होने लगेगी, चौतरफी प्रगति होने लगेगी, तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। अब हम आते हैं, जदयू लगातार देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव भी लड़ रही है और लगातार संगठन मजबूत करने में काम कर रही है, और यूपी, मणिपुर और कई ऐसे जगह आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। जी, पंजाब, यूपी और मणिपुर हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो नाम है
उसको चारों तरफ हम लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उनके नाम के सामने हम लोग को बहुत प्रतिष्ठा मिल रही है और हमारी पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। 10 मार्च को रिजल्ट आने जा रहा है 5 राज्यों पर और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और जदयू इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जदयू गठबंधन में या स्वतंत्र रूप से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हर्षवर्धन जी से सवाल हमारा। हम लोग एमसीडी के चुनाव में खासकर हमारे जो इंचार्ज महामंत्री हैं दिल्ली के संजय झा जी, उनका बहुत ध्यान है और हम लोग हर चीज़ पे हम लोग इसी मंडे से हर एक सीटों पर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन सीट हम लोग लड़ सकते हैं, कितने सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और कितने सीट हम लोग आराम से जीत सकते हैं। उन पर एक बैठ गया और हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली में आ गया है कि जदयू के साथ चलो, प्रदेश की नई प्रगति के लिए जदयू के साथ चलो, क्योंकि सभी पार्टियों ने यहाँ देखा है, काम किया है, लेकिन कुछ स्पेशल कुछ हुआ नहीं। दिल्ली राजधानी होते हुए भी हमेशा कन्फ्यूजन में रहती है एमसीडी के लोगों का, कहीं भी बहुत अच्छा काम हमने नहीं देखा है। ये देश की राजधानी होने के कारण इसको तो बेस्ट होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो कार्य करने का जो तरीका है, अगर उसके साथ दिल्ली चलती है तो मुझे लगता है एमसीडी का और दिल्ली का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। इसलिए हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो चुनाव लड़ के जीत सकते हैं, हम लोग उन्हीं को चिन्हित करेंगे और उनको लड़ाएंगे। वो कोई भी काउंट हम लोगों ने नहीं किया है, वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। जितने सीट हैं पूरे सारे सीट पे भी लड़ सकते हैं। आपसे एक और सवाल है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार, और इन दोनों के टकराव में एमसीडी का पेमेंट रुकता है, जिसके कारण लगता है कि दिल्ली में जो निगम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। देखिए, मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो टकराव है, इसके कारण जितनी भी प्रगति रुकी है ये गलत है, चाहे जिसके कारण भी हो। आम आदमी के लोग कहते हैं कि जी केंद्र नहीं दे रही है और इससे तो हम लोग बीच में हैं, हम लोग आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जदयू को जिताइए। जदयू इस बैलेंस को बड़ा अच्छा से संभाल सकता है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम तो सिर्फ प्रगति के साथ मेरी दोस्ती है। मतलब आप सरकार में भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं उन सभी राज्यों में, और दिल्ली में भी एमसीडी का चुनाव है, तो एक हमारी तो प्रगति के साथ दोस्ती है। जो काम करेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ। नीतीश कुमार जी ने खुद काम किया है और लोगों काम करने वालों के साथ, तो यहाँ जो काम करेंगे हम लोग काम करेंगे, प्रगति करेंगे। उसमें नीतीश कुमार जी के जो तरीका है, जो उनका सुशासन वाला तरीका है, उसको लाने की कोशिश करेंगे। एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत गंदगी है, उसको साफ करेंगे। बिहार के एजेंडे को दिल्ली में लाएंगे। बिहार का एजेंडा क्या, नीतीश कुमार का एजेंडा है। नीतीश कुमार का एजेंडा पूरे देश का एजेंडा है। नीतीश कुमार जी ने किया है, इसलिए बहुत सी उनके एजेंडे को देश ने पूरा पकड़ा है। शराबबंदी दिल्ली में, शराबबंदी दिल्ली में, लेकिन इस तरह की शराब हम लोग पसंद नहीं करते हैं कि कहीं भी गांव-गांव गली-गली जो शराब बिक रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, प्रधानमंत्री के पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले एक इंटरव्यू आता है और उस पर प्रधानमंत्री देश में एक सेकुलर नेता की बात करते हैं और नीतीश कुमार की बात करते हैं। देखिए, सच तो कहीं ना कहीं, जैसे आग को पोटली में बांध के नहीं रख सकते हैं आप, सच को भी बंद करके नहीं रख सकते। जो सच होगा सबके मुंह से निकलता है। तो प्रधानमंत्री जी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी, लेकिन आप जो लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों के खिलाफ हैं, वो भी जब अच्छी बात करेंगे और एक सेकुलर और एक नेता की बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी की ही बात करेंगे। आप सुन रहे थे हर्षवर्धन जी को, और उस पार्टी से हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक नेता सेकुलर, नीतीश कुमार। वर्ल्ड के बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री का अगर ऐसा बयान आना कहीं न कहीं बिहार के लिए गौरव की बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं भी बिहारी हूँ, और नीतीश कुमार के लिए ऐसे बयान प्रधानमंत्री अगर दे रहे हैं और सेकुलर नेता कह रहे हैं तो गौरव की बात है बिहार की। और हर्षवर्धन जी, आज
कि इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हमारा सवाल था कि सवाल तो पूछेंगे और भी कड़वे सवाल होंगे, क्योंकि गठबंधन में है तो जवाबदेही इनके ऊपर ही बनती है। अगले बातचीत में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।